हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के परिचय वाली सीरीज के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है सीरीज का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बेस्ड है पूरा सिलेबस दोस्तों। और ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो है दोस्तों ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, फर्स्ट सेमेस्टर को पूरी तरह कवर करता है। सेकेंड सेमेस्टर की राजनीतिक सिद्धांत वाली सीरीज को हम पहले ही कंटिन्यू या कंप्लीट ही कर चुके हैं, पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ही उसको भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आइए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। न्यू बैच पर आधारित है पूरी तरह से सीरीज। लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है और आज के सेशन में विशेष रूप से हमें फर्स्ट यूनिट का दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को प्रकृति और महत्व पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिला दूं, फर्स्ट यूनिट में मैंने ये सिलेबस दिखाया था आप लोगों को, जिसके अंतर्गत हमने ये 4 जो कंटेंट थे इसके, अर्थात कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य, सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र, ये 4 जो टॉपिक थे ना, ये लेक्चर नंबर सेकंड में, चूंकि फर्स्ट में तो हमने सिलेबस एनालाइज किया था, तो लेक्चर नंबर सेकंड में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व पर, जो कि लेक्चर नंबर 3 आज होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे उसमें चर्चा होगी आपकी राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन पर, ठीक है ना। राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन पर एक सेपरेट सेशन होगा। महत्व जो है इसी के अंतर्गत कवर कर लेंगे, इसी में कवर कर लेंगे, अर्थात कि लेक्चर नंबर 4 में इसको डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 में राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण, जिसमें उदारवादी, मार्क्सवादी, समझौतावादी और लोकहितवादी दृष्टिकोण पर बात करेंगे, अर्थात कि लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लेक्चर आपके फर्स्ट यूनिट में इसके अंतर्गत होने वाले हैं। और जैसा कि सीरीज में आपने दो लोगों ने देखा था कि टोटल 3 जो है इसकी यूनिट है ना, तो लगभग 15 से 20 सेशन के अंतर्गत जो है हम इस सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व की, उसके बाद बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों की, इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है उसके इतिहास पर बात करेंगे, और राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार पर से वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, अर्थात कि इसका आधार जो है वो वैज्ञानिक आधार है। ये सारी चर्चा जो है आज के सेशन में हमें करने को मिलेगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो बिंदु मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, इनसे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, अति लघुत्तरी प्रकृति के फॉर्मेट में, है ना। अति लघुत्तरी प्रकृति में आपसे सेपरेट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभिक तत्वों पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो मात्र आपका ये सेकंड जो पॉइंट है यही उसका आंसर बन जाएगा, क्लियर है। और आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कीजिए या राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर चर्चा कीजिए। तो विकास अर्थात कि उसका इतिहास भी हमें उसमें बताना होता है, पूरे इतिहास की चर्चा होती है। तो इस तरह से ध्यान रखें कि प्रत्येक पॉइंट का ना एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को पूरे अच्छे से क्लियर करते हुए चलना। ये समझ लीजिएगा कि यार ये सेशन जो हो रहा है, सेशन में जो है यही पॉइंट एक साथ पढ़ना है, या कोई एक क्वेश्चन आएगा तो उन सबका आंसर ये होगा। थोड़ा सा समझते हुए इसको आगे बढ़ना पूरे व्यवहारिक रूप से, और ध्यान देना आप लोगों को कि जो चैप्टर का सारांश वाली ये स्लाइड में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आपको प्रारंभ में ही समझ आ जाए कि चाहे एक क्वेश्चन हो, जितना क्वेश्चन में पूछा गया, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में 3 बातें पूछ ली जाए कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे हो सकता है पूछे जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों पर चर्चा करते हुए इसके इतिहास का वर्णन कीजिए, तो मात्र आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 पर ही चर्चा करनी है ना। या हो सकता है आपसे पूछ ली जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार है, स्पष्ट कीजिए, तो मात्र पॉइंट नंबर 4 पर ही डिस्कस करना है। समझ पा रहे ना। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको आंसर में कितना लिखना है। लकीर के फकीर नहीं बनना है, हमको सारा सेशन समझते हुए आगे बढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक को पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से और सेपरेट तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो। ऐसा नहीं हो जाए एग्जाम में कि पूछे आपसे तत्व गए हैं और लिख रहे आप उसका इतिहास। कहीं ऐसा भी ना हो कि आपसे इतिहास पूछा गया है और आप उसके आंसर की राइटिंग की शुरुआत कर दे वैज्ञानिक आधार से, वो वहीं पूरा आंसर क्रॉस कर देगा, चाहे आप अंदर कुछ भी लिख दे फिर, है ना। तो एक क्वेश्चन की जो शुरुआत की जाती है ना,
वो एक प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। जो पूछा गया है सबसे पहले व्याख्या वाला पॉइंट लिख करके उस क्वेश्चन पर आधारित उसका एक सारांश देना होता है आपको प्रारंभ में। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहां पर भी दोस्तों एक फॉर्मेट अलग होगा आज का पढ़ाने का। फॉर्मेट ये होगा, ध्यान से सुनने ये पहले, कि कैसे इसको समझना है। अब ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, जब आप किताब से पढ़ते हो, पुस्तक से पढ़ते हो, तो ये टॉपिक एक बार में कंप्लीट समझ नहीं आता है। जब तक हम आगे का पढ़ते हैं तो जब जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाते हैं, पीछे का पूरा दिमाग से साफ होता चला जाता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। और उसको याद रखने के लिए फिर से हैंड टू हैंड रिवीजन लगाना पड़ता, मतलब 4-5 बार पढ़ना होता, तब जाकर के टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ आने लगता है। फिर भी उसका एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता दिमाग में कि यार ये राजनीतिक की सिद्धांत की प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, कुछ समझ नहीं आता। तो उसको समझने के लिए ही मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। सेशन में थोड़ा सा चेंज ये है कि आज से, चूंकि देखिए हर सब्जेक्ट की अलग प्रकृति होती है और उस सब्जेक्ट को उसकी प्रकृति के अनुसार समझने का प्रयास करोगे तो वो आसानी से समझ आएगा। जैसे इतिहास को सिर्फ एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन अगर उसी फॉर्मेट को, उसी फॉर्मूले को अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर पूरी तरह से हूबहू उसी तरीके से अगर इस्तेमाल करते हो तो फिर वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, यहां पर इतिहास की तरह कहानी नहीं बोल सकते हो आप। कहानी का प्रयोग कर सकते हो लेकिन हूबहू इतिहास की तरह नहीं समझा सकते उसको। तो राजनीतिक सिद्धांत वाला विषय है, उसको उसी की भाषा में और उसे उसकी ही स्टाइल में समझोगे तो आपको आसानी समझ आएगा। और इसके लिए हम करने वाले क्या है, कंटेंट में आपको सटीक दे रहा हूं, कंटेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ में इसका व्यवहारिक पक्ष जो है मैं स्पष्ट करते हुए चलूंगा। अर्थात ये कि मैं आपको इस कंटेंट के साथ में इसका व्यवहारिक रूप भी समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ आ जाए। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमें बात करनी है राजनीति की प्रकृति और महत्व पर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये प्रकृति क्या होती है या महत्व क्या होता है। तो लगभग महत्व के से तो आप सभी परिचित हैं, प्रकृति से भी परिचित हैं, लेकिन प्रकृति का मतलब क्या होता है। कभी कभी हम व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं ना कि यार वो व्यक्ति का नेचर किस टाइप का है, उस व्यक्ति का नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो बल्कि उसका नेचर ही अजीब है। कभी कभी हम व्यवहारिक रूप से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो नेचर मतलब क्या बोलने की कोशिश करते हैं हम उसकी, कि वो व्यक्ति अजीब ही टाइप का है, उसका नेचर ही अजीब है। या कभी बोलते हैं उसका नेचर बहुत प्यारा है, या उसका नेचर ही बेकार है, उससे बात करना पसंद नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। होता है ना ऐसा हमारे पर्सनल लाइफ में। तो दोस्तों यहां पर उसी नेचर को जो है ना राजनीतिक सिद्धांत के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। अब आपको जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति का नेचर समझना पड़ता है, उसकी प्रकृति समझनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति का आपको नेचर समझ आ जाता है तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो या डिसीजन ले पाते हो कि वो व्यक्ति अच्छा है या अच्छा नहीं है ना। किस आधार पर, उसके नेचर के आधार पर। उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत में भी हमें उसकी प्रकृति अर्थात उसके नेचर पर बात करनी है कि आखिर इसका नेचर है क्या, किस टाइप का है, ये बोलना क्या चाहता है, इसका स्वभाव कैसा है, उत्पत्ति क्या है, क्यों हुई, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये सब जानेंगे, कब जान पाएंगे, जब हम इसके नेचर को समझ पाएंगे, इसकी प्रकृति को समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इस राजनीतिक सिद्धांत वाले विषय की प्रकृति पर ही डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रकृति एक्चुअल में है कैसी। आई बात समझना? ठीक है, चलिए अब ध्यान दे दोस्तों, अब ध्यान देना कंटेंट पर। देखिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति अर्थात की नेचर के विषय में, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में एक हमारा फ्रेंड है या कोई एक अनजान व्यक्ति है, कोई भी मान लीजिए आप, हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण उस व्यक्ति को लेकर के अलग हो, किसी आपके ही मित्र का उसको देख करके अलग लगे, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग हो। कोई बोले उसका नेचर अच्छा है, कोई बोले थोड़ा सा उलझा हुआ है, कोई बोले अच्छा है, या कोई बोले बहुत बेकार है, या कोई बोले ठीक ठाक है। अलग अलग मत होते हैं। उसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी जो राजनीति के विचारक रहे हैं अर्थात राजनीति के जो विद्वान रहे हैं उनके विचार भी अलग अलग रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। किसी का बोलना क्या है और किसी का बोलना क्या है।
अब वो क्या क्या है, मात्र उसमें हमें दो प्रकार देखने हैं, है ना। दो, हमने सभी विद्वानों को दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक हाँ वालों में और एक ना वालों में। ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर हाँ और ना का मतलब ये नहीं है सिर्फ हाँ और ना, बल्कि यहां पर देखिए कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे हैं, ये तीनों एक ही शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को, ध्यान से सुनना, अलग अलग विचारों से या अलग दार्शनिकों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से जोड़ करके देखते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये कोई अलग नहीं है, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो विचार दिए गए थे पहले, वो विचार है, विचार मात्र है, या फिर जो उन विद्वानों ने अर्थात उन दार्शनिकों ने जो ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथों से ही निकला हुआ सिद्धांत है। बस इतना सा मानते हैं कुछ विद्वान, है ना। वहीं परंतु ऐसी सोच क्या होती, देखिए जब कोई विचारक किसी विषय को किसी ग्रंथ से जोड़ दे, यार ये जो सिद्धांत आया है ये सिद्धांत तो उस ग्रंथ से लिया गया है, तो क्या होगा दोस्तों, वो चिंतन का विषय बन जाएगा, चिंतन का विषय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत एक अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसका पूरा साहित्य है, पूरा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से उसको लिया गया है। तो जो ये विद्वान जो ये कह रहे हैं कि ये अलग विचार है और दार्शनिकों ग्रंथों से लिया गया विचार है, ये सिद्धांत है, तो इस आधार पर अगर देखें तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये चिंतन का विषय बन जाता है ना, चिंतन का विषय बन जाता है। वहीं कुछ अन्य दार्शनिक है या कुछ अन्य विद्वान है जो राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन मानते हैं, राजनीतिक दर्शन मानते हैं। ध्यान देना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब राजनीतिक चिंतन की आप बात करते हो तो यह राजनीतिक दर्शन का एक मात्र छोटा सा एक बिंदु बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, एक भाग बन जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये कोई किसी का भाग नहीं है, बल्कि ये तो पूरा ही एक दर्शन है। किसका दर्शन है? राजनीति का पूरा दर्शन है ये, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के विद्वान हैं जो अलग अलग मत रखते हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। इतनी सी बात समझ आई ना, ठीक है। अगर ये बिंदु समझ आ रहे हैं तो ही आप लोगों को आगे की कहानी समझ आएगी, अन्यथा आप यहीं स्टॉप हो जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा, लॉक हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं आप लोग। और एक बात और ध्यान से सुन ले, कान खोल करके, जिसको सेशन समझ नहीं आ रहा उनको बुरा न माने मेरी बातों का, थोड़ा स्वभाव मेरा ऐसा है कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं तो चिल्लाकर बोल देता हूं ना, ज्यादा माइंड पर मत लिया करो मेरी बातों को, है ना। सुनिए, कोई विषय ऐसा रहता है दोस्तों जो आसानी से समझ नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ नहीं आता है, बल्कि सुनिए ध्यान से, क्या होता है ना कि कोई कोई विषय ऐसा होता है जो हम पहली बार पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक लेक्चर देखा हमने, उसको पढ़ा नहीं समझ आया, दूसरा देखा पढ़ा नहीं समझ आया, तीसरा देखा पढ़ा नहीं समझ आया, और हमने क्या करा, हथियार डाल दिए, अरे समझ ही नहीं आ रहा यार, 3 लेक्चर देखा एक भी समझ नहीं आया, उस टॉपिक पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है ना। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के, छात्रों के साथ में यही होता है, ये स्थिति आती है, क्योंकि उसके सामने ये नया सब्जेक्ट रख दिया गया है, नहीं समझ आ रहा प्रारंभ से ही, तो अब क्या करें, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेक्चर देखना ही बंद कर देते, पढ़ना ही बंद कर देते, अब देखेंगे जो भी होगा एग्जाम के टाइम पे, है ना, उसी समय देख लेंगे, आईएमपी क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उनको रटना चालू कर देंगे। तो जो 12th में करके आया ना वही चालू कर देते, वापस रटन विद्या चालू कर देते। उन दोस्तों को, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ये समस्या आती है, मैं जानता हूं अच्छे से, क्योंकि मैं भी कभी एक समय स्टूडेंट था, मेरे सामने भी यही चुनौतियां थी सामने। तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस, जो 100% कारगर है ना, 100% कारगर, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं वही बात आपको आपके सामने रखूंगा जो 100% है ना, 24 कैरेट की जो बात होगी ना वही आपके सामने रखूंगा। तो उन दोस्तों के लिए जिनको समझ नहीं आता ना, उनके लिए एक एडवाइस है मेरी, सुनिए ध्यान से सुनना और इसको करके देखना, 100% समझ आएगा। कोई भी नया विषय हो, जरूरी नहीं वो राजनीतिक सिद्धांत हो, कोई सा भी नया विषय हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, उसको समय दोगे तो समझ आएगा। हो सकता है कि पहला लेक्चर, पहला टॉपिक समझ ना आए, दूसरा समझ नहीं आए, तीसरा नहीं आए, चौथा नहीं आए, फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, सेशन को देखते रहिए और उस टॉपिक को पढ़ते रहिए। समझ नहीं आ रहा है मत आने दीजिए, लेक्चर देखते रहिए, उसके बाद पीडीएफ का बोलता हूं डाउनलोड करके उसका रिवीजन लगाइए, वहां से अपनी किताब से उस टॉपिक को पढ़िए। फिर भी समझ नहीं आ रहा है छोड़िए, कोई बात नहीं, मत आने दो समझ, आगे बढ़ते चले जाइए आप।
ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर कि समझ आएगा उसके बाद ही इस टॉपिक को पार करना है, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बोल रहा हूं मैं, आप आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। विषय के बीच में जैसे जैसे आप बीच तक पहुंचते जाओगे, जैसे जैसे विषय कवर होता चला जाएगा, आपके अंदर उस विषय से संबंधित जानकारी अपने आप आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती चली जाएगी। और देखते ही देखते एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप उस विषय को लेकर के एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लोगे और अच्छा खासा ज्ञान रख लोगे, मतलब उससे अच्छे से परिचित हो जाओगे। और फिर कभी जब दोबारा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा कहानी समझ आएगी, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आनी है। तो क्या करना है, प्रारंभ में घबराना नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, नहीं, उसको छोड़ना नहीं ना, छोड़ना नहीं है, उसी को चुनौती बोलते हैं। नहीं समझ आ रहा है, बढ़ते चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी से कड़ी मिलेगी, अपने आप चेन बन जाएगी, चलते चलिए आगे। बात समझ आई ना? तो आज से ही हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कोई सा भी विषय हो, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका दायित्व बनता है और आपको ऊपर वाले ने वो क्षमता दी है कि आप कर सकते हो, तभी तो आप स्टूडेंट बने हो। अगर आप में अंदर वो क्षमता नहीं होती तो बताइए क्यों पढ़ रहे होते आप लोग, है ना? जिनकी क्षमता नहीं थी वो कभी 8th क्लास में, 10th क्लास में या 12th क्लास में ही स्टडी लाइन से बाहर हो चुके हैं। आपकी क्षमता थी, इसलिए आप आज यहां हो, आप सेशन देख रहे हो, आप जो है स्टडी कर रहे हो, और आप बाकी अब अपने आप पे विश्वास कीजिए, कुछ भी कर सकते हो आप। जो आपने निर्णय लिया है ना, उसको अचीव कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना आपको लाइफ में, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो कर ले जाओगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। चलिए, तो यहां तक बात समझ आई। यहां पर सिर्फ दो ही बातें कि अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है, मतलब कि अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। एक कैटेगरी वाले विद्वान बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये अलग अलग विचारों का समूह है, या फिर जो दार्शनिक रहे हैं पहले के, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनसे निकल करके आया है। तो जब हम इनको, इस विषय को जब किसी ग्रंथ से जोड़ देते हैं तो वो एक चिंतन का विषय बन जाता है, उस पर चिंतन किया जा सकता है। तो चिंतन की दृष्टि से ये राजनीतिक दर्शन का, पूरे राजनीतिक दर्शन का एक भाग मात्र बन जाता है। और वहीं दूसरी कैटेगरी वाले जो विद्वान हैं उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत कोई छोटा सा विषय नहीं है, बल्कि ये पूरा एक राजनीतिक दर्शन ही है। आई बात समझ? बस ये दो बातें याद रखना है यहां पर, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का, ध्यान दीजिएगा क्या कहने वाला हूं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो राजनीतिक दर्शन का एक अंश है। क्या है? एक अंश है, ये पूरा राजनीतिक दर्शन नहीं है। क्या कहा आगे कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक दर्शन एक बड़ा शास्त्र है, एक बड़ा शास्त्र है ना? और इस शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा अंश मात्र है उस राजनीतिक दर्शन का। राजनीतिक दर्शन एक बड़ा विषय है, एक बड़ा शास्त्र है, जिसमें से एक भाग है राजनीतिक सिद्धांत। आई बात समझ? देखिए, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक अंश मात्र है, अतः राजनीतिक सिद्धांत मात्र एक अंश है, और अंश तो अंश ही होता है। किसी संपूर्ण वस्तु का एक अंश संपूर्ण वस्तु से बड़ा तो नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा मात्र है, एक भाग मात्र है। तो इन लाइनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहली कैटेगरी वाले विद्वान थे, उनकी बात सत्य हो जाती है। जो ये मान रहे थे कि ये दार्शनिकों के ग्रंथों से लिया गया है, ये है ना? और जो दूसरी कैटेगरी वाले जो विद्वान थे, जो कहते थे कि ये राजनीतिक दर्शन है, उनकी बात पूर्णतः असत्य साबित हो जाती है। क्योंकि यहां पर राजनीतिक सिद्धांत को जो है ना, राजनीतिक दर्शन का मतलब उस पूरे शास्त्र का एक अंश मात्र बताया गया है। अब जो अंश अगर होगा तो उस पूरे संपूर्ण विषय से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना? इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा मात्र बताया गया है। परंतु राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रकृति में राजनीतिक विज्ञान से अधिक व्यापक है। राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन आपको पता होगा कि राजनीतिक विज्ञान भी जो है ना, राजनीतिक दर्शन का ही हिस्सा राजनीतिक विज्ञान भी है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा है, ऐसा ही एक हिस्सा राजनीतिक विज्ञान भी है राजनीतिक दर्शन का। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है
वो राजनीतिक विज्ञान से बड़ा है। किसमें? प्रकृति में। क्यों? क्योंकि राजनीति राजनीतिक सिद्धांत से ही संबंधित होती है। राजनीति राजनीतिक सिद्धांत से ही संबंधित होती है, इसलिए। यहां तक बात समझ आई ना? है ना? अगर आ रही है तो फटाफट कमेंट में बस यस करते चलिए, समझ जाऊंगा मैं कि हाँ आप लोगों को समझा पा रहा हूं मैं। क्लियर है यहां तक का ना? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो आपने एक सामान्य रूप से देखा आपने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में कि किस प्रकार की उसकी प्रकृति है, ये महत्व है। तो उस प्रकृति या महत्व पर विद्वानों के विचार देख लिया आप लोगों ने, है ना? विचार देख लिए। अब प्रकृति की बात जो है ना, हम आने वाले पूरे बिंदुओं के माध्यम से इसकी प्रकृति और महत्व पर ही चर्चा करेंगे। अब यहां पर आप कंफ्यूज ये मत हो जाइएगा कि सर आपने प्रकृति और महत्व वाला कंटेंट तो रखा, लेकिन प्रकृति महत्व है कहां? क्योंकि उसको तो आपने एक को तत्व नाम दे दिया, एक को इतिहास नाम दे दिया और एक को वैज्ञानिक आधार नाम दे दिया। अलग अलग पॉइंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके तत्व क्या होंगे? इसकी प्रकृति के बारे में तो बताएंगे, इसके महत्व के बारे में ही बताएंगे। इसका इतिहास क्या बताएगा? किसी व्यक्ति को हम जानना चाहेंगे तो उसका इतिहास भी देखना पड़ेगा ना, कि कौन कौन से कांड करके आया है ये, उसके आधार पर तो उसकी प्रकृति का पता चलेगा। तो उसका इतिहास का जब हमें पता चलेगा तो भी तो उसकी प्रकृति ही डिसाइड होगी, उसका महत्व पता चलेगा। और अंतिम रूप से हम ये देखेंगे कि वो वैज्ञानिक आधार है या नहीं है उसका, क्योंकि अगर कोई सिद्धांत है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका जो आधार है, जो नींव है उसकी, विज्ञान के आधार पर उसकी नींव भरी गई हो। क्यों? क्योंकि विश्लेषण आवश्यक है, उस तथ्यों का समीक्षा आवश्यक है। जब विश्लेषण समीक्षा नहीं होगी तो सिद्धांत किस काम का? और जब किसी सिद्धांत में समीक्षा और विश्लेषण होता है तो वो वैज्ञानिक बन जाता है, विज्ञान बन जाता है वो, है ना? तो क्या राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक है या नहीं है, वो भी चेक करेंगे। तो ये सब क्या बता रहे हैं? इसकी प्रकृति बता रहे हैं। और इसलिए प्रारंभ में बोला था कि अगर प्रश्न आता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व पर चर्चा कीजिए, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है, कोई सब पॉइंट गायब नहीं करना है। लेकिन हो सकता है कि सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाए, सिर्फ तत्व पूछे जाए तो तत्व लिख दीजिए, इतिहास पूछा जाए तो इतिहास लिख दीजिए। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो इसी तरह से आपको व्यवहारिक रूप से समझना भी है, रियल लाइफ में उसको लागू करके हमारे वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसको समझते हुए भी चलना है, वो कंटेंट को पढ़ते हुए भी चलना है, ताकि कोई ऐसा शब्द ना हो जो आगे बाद में आपको रिवीजन करते वक्त परेशान करे, है ना? इसलिए कंटेंट को भी समझना है और इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझना है, ताकि विषय भी आसान बन जाए और आंसर राइटिंग के लिए हमें अच्छा खासा कंटेंट भी प्राप्त हो जाए और कंटेंट से हम रूबरू भी हो जाए, अर्थात कि अच्छा सा व्यवहार भी बन जाए। क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों की, कि जो प्रारंभिक तत्व रहे राजनीतिक सिद्धांत के, वो उसकी प्रकृति को दर्शाते हैं। किसी के भी जरूरी नहीं है वो राजनीतिक सिद्धांत ही हो, चाहे वो कोई सा भी विषय हो या कोई सा भी व्यक्ति हो, जीवित हो अजीवित हो, मतलब भौतिक हो, है ना, ये जैविक हो, कैसा भी कोई तत्व हो या कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। उसके अगर दोस्तों तत्व जो होते हैं ना, उसकी प्रकृति, तत्व जो होंगे उसके, वो प्रारंभिक तत्व जो है उसकी प्रकृति को दिखाएंगे, प्रारंभिक तत्व उसकी प्रकृति को दिखाएंगे, है ना? क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन के साथ तुलना करके हमने राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रारंभिक तत्वों को उभारने का प्रयास किया है। क्या कहा है? इन तत्वों के अंतर्गत, तत्व समझिएगा ध्यान से, राजनीतिक सिद्धांत को, मतलब इस विषय को हमने राजनीति और राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन, ये अलग अलग विषय हैं, है ना, अलग अलग शाखाएं हैं। तो राजनीति के साथ तुलना की राजनीतिक सिद्धांत की, उसके बाद हमने राजनीतिक विज्ञान के साथ उसकी तुलना की, फिर राजनीतिक दर्शन के साथ तुलना की, और तुलना करने के बाद जो इसकी विशेष बातें निकली वही इसके क्या है? प्रारंभिक तत्व है। और इन्हीं तत्वों से हम इसकी प्रकृति की तुलना कर सकते हैं, प्रकृति को जान सकते हैं। क्लियर है? और जब हम ये तुलना करके, जब पहली बार हमने राजनीतिक सिद्धांत, एक तराजू के एक पलड़े में राजनीतिक सिद्धांत को रखा, दूसरे पलड़े में राजनीति को रखा, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष इसका प्रारंभिक तत्व हो जाएगा। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के साथ तुलना कर दी, उसके बाद हमने राजनीतिक दर्शन के साथ तुलना कर दी, है ना? तो तुलना करने के बाद में जो इनके बीच में जो भी अंतर निकलता है, जो विशेष बातें निकलती है, वो विशेष बातें ही इसके प्रारंभिक तत्व हो जाएंगे, और यही इसके प्रारंभिक तत्व ही इसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के ग्रंथों से, ध्यान दीजिएगा,
राजनीति के ग्रंथों से सामग्री प्राप्त करके अपने अध्ययन कोश में वृद्धि करता है। पहले तो क्या कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये सामग्री कहां से लेता है, तो ये राजनीति के ग्रंथों से लेता है। भैया राजनीतिक सिद्धांत कोई एक अलग से ग्रंथ तो है नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रंथों से लिया गया सिद्धांत है ये, है ना। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत जो विषय है वो राजनीति के जो बड़े बड़े ग्रंथ है, जो दूसरे ग्रंथ हैं, उनसे कंटेंट लेकर के या सामग्री लेकर के अपनी सामग्री में क्या करता है, वृद्धि करता है, अपने अध्ययन में वृद्धि करता है। अर्थ और सामान्य आसान भाषा में राजनीति के दूसरे जो ग्रंथ हैं, जो विषय हैं, उनसे सामग्री लेकर के ये राजनीतिक सिद्धांत अपना काम करता है। और राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है, अध्ययन करना, किसी तथ्य पर अध्ययन करना, है ना। तो यहां पर यही कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के दूसरे ग्रंथों से सामग्री लेकर के अपने अध्ययन कोश में वृद्धि करता है, अपना अध्ययन करता है। और वह सामग्री राजनीतिक सिद्धांत का आधार अवश्य है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर बात पलट रही है। क्या कहा जा रहा है कि हालांकि राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन प्रारंभ करने के लिए राजनीति के दूसरे ग्रंथों से सामग्री अवश्य ली है, लेकिन वो आधार बनाने के लिए ली है, मात्र आधार बनाने के लिए। मतलब किसी तथ्य पर अगर काम करना होगा, किसी तथ्य पर अगर काम करना होगा इस सिद्धांत को, तो क्या करेगा, वो तथ्य तो लेगा ना, ताकि उसकी शुरुआत की जा सके। लेकिन मात्र वो दूसरे ग्रंथों से सिर्फ तथ्य लेता है, आधार लेता है, मात्र आधार के लिए सामग्री लेता है, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जो भी सामग्री लगती है ना, वो खुद अपने आप से डेवलप करता है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत सामग्री जरूर लेता है अपने आधार बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद आप भी अच्छे से जानते हैं कि नींव, बिना नींव, प्रत्येक नींव को इमारत भी तो चाहिए। क्या सिर्फ नींव भर देने से क्या इमारत बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं, नींव भरने के बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग भी तो खड़ी करनी पड़ती है। तो नींव भले ही राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति के दूसरे ग्रंथों से लेकर के भर दी, लेकिन उस पर जो बिल्डिंग खड़ी करता है ना, वो राजनीतिक सिद्धांत खुद करता है। मतलब समझिएगा आप, किसी तथ्य की शुरुआत करने के लिए जो प्रारंभिक सामग्री होती है वो ये दूसरे ग्रंथों से जरूर लेता है, लेकिन उसके बाद का जितना भी कार्य होता है, जितना भी अध्ययन होता है, विश्लेषण होता है, समीक्षा होती है, वो सारा कार्य सिद्धांत खुद करता है, ये अपने आप में जुटाता है। तो ये एक बात इसकी यहां से विशेषता निकली। किसके साथ तुलना करने पर? राजनीति के साथ तुलना कर देने पर, है ना। राजनीति के साथ तुलना की तो हमें क्या पता चला कि राजनीति के ग्रंथों से सामग्री जरूर लेता है, लेकिन ये प्रारंभिक सामग्री लेता है और उसके बाद का पूरा अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत खुद करता अपनी तरफ से ही, है ना। एक विशेष बात ये। दूसरे में देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किसी तथ्य के चिंतन से आरंभ होती है। तथ्य के चिंतन से आरंभ होती है, बिल्कुल। राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं, इस दुनिया का कोई सा भी सिद्धांत हो, हर एक सिद्धांत की शुरुआत कहां से होती है? जो उसका तथ्य है, उस तथ्य के चिंतन से ही तो होती है ना, कि उसको कार्य क्या करना, तो सबसे पहले उस कार्य के बारे में सोचेगा, उस कार्य की समस्या क्या है ना, करना क्या है उसको। तो पहले इसको सबको चिंतन ही तो बोलते हैं, है ना। तो किसी भी तथ्य को अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके तथ्य की चिंतन करना होता है, और इसी से वो अपना काम आरंभ करता है, शुरुआत करता है। और दर्शन उस चिंतन का समग्र रूप होता है। जो दर्शन होता है वो उस चिंतन का समग्र रूप होता है, कि जितना चिंतन हुआ है उस चिंतन का समग्र रूप क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो दर्शन होगा। समझिए, राजनीतिक सिद्धांत है, उसने चिंतन किया, अलग अलग पार्ट में चिंतन हुआ, उसका चिंतन करने पूरा एनालाइज कर लिया, उसने सब कुछ पूरा विश्लेषण कर लिया, एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद में वो सभी तथ्यों को एक साथ लेकर के आ गया। तो एक साथ जब आ चुके हैं, सारा चिंतन हो चुका है, तो उस चिंतन का समग्र रूप को क्या बोलेंगे हम? दर्शन बोल देंगे। दर्शन बोल देंगे, क्यों? क्योंकि अब सारा डेटा एक ही स्थान पर आ चुका है ना। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो दर्शन राजनीतिक सिद्धांत की जननी का कार्य करता है। दर्शन जो है राजनीतिक सिद्धांत की जननी का कार्य करता है। आई बात समझ? तो ये दूसरा बिंदु था। समझ आ रहा है ना दोस्तों? स्मूथ तरीके से समझ आ रहा है ना? बर्डन तो नहीं आ रहा दिमाग पर, ना। समझ एकदम स्मूथ आना चाहिए। और अगर देखिए यार, आप लोग ना बहुत मक्कारी मारते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बोलते नहीं हो कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बार बार मैं अपने आप में डाउटफुल रहता हूं कि क्या पता समझ आप लोगों को आ भी पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर आप लोग देखते हो, मैं आप लोग लिए इतना कर रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, एक कमेंट करके बता नहीं सकते हो सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को यार, कमाल के लोग हो यार। चलिए,
थर्ड पॉइंट है इसका, राजनीतिक सिद्धांत किसी तथ्य की मात्र व्याख्या नहीं बल्कि उस तथ्य का विश्लेषण और समीक्षा भी करता है। ये बात भी आप समझते हो अच्छे से कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसको कोई सा भी तथ्य अगर आप दोगे तो मात्र उस तथ्य की वो व्याख्या ही नहीं करेगा बल्कि उसका पूरा काम करेगा उस तथ्य पर, है ना। नींव भरेगा, उसके नींव भरेगा, नींव भरने पर उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी करेगा। बिल्डिंग खड़ी करने के बाद भी उसमें जो भी तामझाम होते हैं ना सब कंप्लीट करके जाएगा। मतलब कोई कार्य अगर राजनीतिक सिद्धांत ने लिया है तो उस तथ्य की, जो कार्य मतलब तथ्य, तो उसकी व्याख्या तो वो करेगा ही, साथ में उस व्याख्या करने के बाद में उसका विश्लेषण भी करेगा, उसको एनालाइज भी करेगा, उसकी समीक्षा भी करेगा, ठीक है ना। राजनीतिक सिद्धांत को मात्र एक विज्ञान कहना उतना ही गलत होगा जितना कि उसे इतिहास, दर्शन या संस्कृति कह देना। मतलब ये कि हम राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरह से विज्ञान नहीं कह सकते, पूरी तरह से विज्ञान मात्र नहीं कह सकते राजनीतिक सिद्धांत को। यहां पर यह कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम विज्ञान कहें तो यह तथ्य उतना ही गलत होगा जितना कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास बोल दें, राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन बोलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को संस्कृति बोलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत इनका मिला जुला रूप जरूर है। किसका? इसमें विज्ञान के भी पुट है, इसमें इतिहास के भी पुट है, इसमें दर्शन के पुट भी है और संस्कृति के पुट भी है। मतलब इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, राजनीति सब मिलकर के इसका समग्र रूप आप जो है राजनीतिक सिद्धांत को देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के लिए कोई सिद्धांत डेवलप करता है तो उस सिद्धांत के विश्लेषण में, समीक्षा में विज्ञान की भी आवश्यकता होती है, इतिहास की भी आवश्यकता होती है, दर्शन और संस्कृति की भी आवश्यकता होती है। इनमें से अगर राजनीतिक सिद्धांत संस्कृति को अलग कर देगा तो उसके द्वारा सिद्धांत दिया गया सिद्धांत आम जनता पर लागू नहीं हो पाएगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। दर्शन को अलग कर दोगे तो वो दर्शन पूरा समझ नहीं आएगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, बस एक सेकंड लग रहा है, एक सेकंड। एक अर्जेंट कॉल था, तो यहां तक का कंटेंट तो पूरा क्लियर है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं जा रहा है। और हाँ, कमेंट का बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सभी कमेंट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नहीं करते मैं उनको बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो मुझे भी क्लियर करते चलिए भैया कि हाँ सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही हो। और मेंटलिटी क्या होती है ना कि दिक्कत नहीं आती, समझ आता है तो कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ नहीं आएगा तो छोड़कर भाग जाएंगे या उल्टी सीधी कमेंट कर देंगे। अरे भैया तकलीफ बताओगे तो इलाज होगा ना, समस्या तो बताओ यार, बिना समस्या बताए। अब जिस लाखों लोग सेशनों को देखते हैं, हजारों लाखों लोग होते हैं, तो क्या सबका जो मानसिक स्तर है वो एक जैसा होगा? उनका स्तर क्या एक जैसा होगा? नहीं होगा ना, सबके आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। किसी को बस देख के हेडिंग देख करके समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, और किसी को पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद भी ये समझ नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। सबका अलग अलग होता है और उसके लिए उसको हम दोषी थोड़ी ठहरा सकते, ठीक है ना। तो जिनको समझ नहीं आता वो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो यही मान के चलूंगा ना कि मैं अच्छे समझा पा रहा हूं आप लोगों को, तभी तो क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं क्लासेस को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि देखिए ध्यान देना, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिज्ञों की गतिविधियों, दलबंदी और राजनीति की तोड़जोड़, है ना, जोड़ तोड़ से दूर रहता है। कैसे? राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, जो राजनीति के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उनसे पूरी तरह से अलग रहता है, दूर रहता है। कैसे बोलेंगे इसको? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति को लेकर के तथ्यों का सिद्धांत देता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, लेकिन राजनीति से पूरी तरह दूर रहता है। और इसीलिए आपने हमेशा देखा भी होगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत करता रहते हैं या राजनीतिक सिद्धांत देने वाले जो रहते हैं वो कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बनते,
वो राजनीतिज्ञ नहीं बनते। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें, जैसे कि कौटिल्य का अपवाद ले लीजिए आप, इस बात का खंडन कौन करेगा? कौटिल्य करेंगे। कौटिल्य खुद एक राजनीतिज्ञ भी थे और एक विचारक भी थे। तो ऐसे उदाहरण आपको पूरे इतिहास में बहुत ही कम, अर्थात कि ना के बराबर देखने को मिलेंगे। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति का राजनीतिज्ञ होना और उसी व्यक्ति का विचारक भी होना संभव नहीं है, एक दो अपवादों को मात्र छोड़ दे तो, है ना। इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, राजनीति से, ये राजनीति की गतिविधियों से, राजनीति की दलबंदियों से, उसकी जोड़ तोड़ से ना हमेशा दूर रहता, अलग रहता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को क्या करता है? एक मार्ग दिखाता है, एक दर्शन देता है, उसको मार्ग दिखाता है, उसे राजनीतिक अवधारणाओं के सिद्धांत को से परिचित करवाता है। मतलब ये कि राजनीति ताकि सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे, उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत मार्ग दिखाता है। अब ऐसे में समझिए कि मार्ग दिखाने वाला और चलने वाला एक ही व्यक्ति बन जाए तो क्या वो व्यवस्था ठीक ठाक रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में इतिहास, दर्शन तथा विज्ञान के अंश अपनी अपनी समानांतर मात्रा बनाए हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इतिहास, दर्शन और विज्ञान के आधार से मुक्त नहीं है। सिंपल सा ये है कि अंततः हम पूरे विस्तार से ये कह सकते हैं, उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास, दर्शन, विज्ञान तथा संस्कृति के पुट समाहित है, अर्थात कि इनसे ये मुक्त नहीं है ना। इस राजनीतिक सिद्धांत को हम पृथक रूप से एक अलग से इतिहास नहीं कह सकते, दर्शन नहीं कह सकते, विज्ञान भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका एक समग्र रूप अवश्य कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास पर। इतिहास तो भैया राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है, मात्र इतनी बात करनी है और उस इतिहास से हमें पता चलेगा कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की थी, क्या महत्व रहा है प्राचीन समय में इसका। देखिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत बिना नींव के एक ढांचे के समान हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का आप अध्ययन करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हो, किसी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले क्या जानते हो? वास्तविक विश्लेषण बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं आपका डियर व्हाट इज योर नेम, रहते कहां हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो, सोते कब हो, वो सब अलग बात है ना। वो इंट्रोडक्शन आपका सोशल मीडिया वाला है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले उसके पीछे का जो छोड़कर आया है, मतलब उसका इतिहास जानोगे, है ना, कि इसने पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य किया है, किन लोगों के साथ उठा बैठा है, किस लोगों के साथ में रहा है, ये इसकी कंपनी किस प्रकार की है, किस लोगों के साथ में उसका उठना बैठना है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसके पूर्वज कैसे थे। तब जाकर के आप जो है उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण अच्छे तरीके से पता कर पाते हो। और किसी को भी जानने का एक सटीक आधार यही है कि आप उसके इतिहास को जान लीजिए। अगर आपको उसका इतिहास के बारे में पता है तो आपको अच्छे से समझते उस व्यक्ति के बारे में, और अगर आपको उस व्यक्ति का इतिहास पता नहीं है तो आप किसने भी कस्में वादे ले लीजिए उससे, वो उसका नेचर अलग ही दिखा देगा और आपके सामने कुछ अलग रखेगा। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान आज की दुनिया में यही है दोस्तों। आज प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव यही है कि होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो व्यक्ति को जानने का एक सटीक माध्यम क्या हो सकता है? व्यक्ति को जानने का सटीक माध्यम यही हो सकता है कि सबसे पहले आप जो है उसके द्वारा गुजारे गए जो समय रहा है, मतलब उसका जो पास्ट का समय रहा है, उसको समझ लीजिए। अगर आपने उसका पास्ट समझ गए, उसका इतिहास जान लिया, तो आप उसकी प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में अपने आप जान जाओगे, अपने आप समझ जाओगे। तो यही राजनीतिक सिद्धांत के साथ हो रहा है। अगर राजनीतिक सिद्धांत का आपने इतिहास नहीं जाना तो बताइए आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कैसा पता कर सकते हो, कैसे जानोगे, है ना। इसलिए कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत बिना नींव का एक खड़ा हुआ ढांचा है, एक महल है, एक बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती, कभी भी ढह सकता है। कई विद्वानों ने इतिहास को बीती हुई राजनीति और राजनीति को वर्तमान इतिहास भी कहा है। कई विद्वान आए जिन्होंने क्या कहा, इतिहास को क्या कहा कि ये इतिहास जो है ना, ये बीती हुई राजनीति है, मतलब एक समय में ये राजनीति हुआ करती थी जो आज इतिहास बन चुकी है। और उसी तरह से राजनीति को वर्तमान का इतिहास कहा जा रहा है, राजनीति को वर्तमान का इतिहास भी कहा है। क्लियर है? तो राजनीति के अध्ययन और उसके विश्लेषण से हमें राजनीतिक परंपरा और व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राजनीति का अध्ययन सही अर्थों में ऐतिहासिक अध्ययन हो सकता है
है ना। तो सिद्धांत का, राजनीति का सही अध्ययन क्या होगा, उसका ऐतिहासिक अध्ययन होगा। ऐतिहासिक अध्ययन होगा तो उसके इतिहास का अध्ययन हो सकता है। इतिहास केवल बीते युग की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में सिर्फ वो तथ्य है जिनको पढ़ लीजिए बस हो गया, नहीं। वो संग्रह तो करता है आपकी घटनाओं का, आपके बीते हुए समय का संग्रह तो करता ही है इतिहास। साथ ही साथ में उससे हम एक बड़ा सबक ले सकते हैं, उससे ज्ञान और अनुभव ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतिहास जो है ना, ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है। इतिहास ज्ञान और अनुभव का भंडार हो सकता है। भविष्य में होने वाले नए विकास की नींव इतिहास से ही रखी जाती है। मतलब समझिएगा, मैंने जैसा अभी आपको बताया, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो सकता है कि आप उससे जो है किसी भी प्रकार के रिश्ते के लिए आप उससे मिलना चाहते हो, उसको जो है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो कुछ मत कीजिए, उसका इतिहास खंगोलिए, उसका बीता हुआ समय देखिए, किस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यतीत किया है। वो संभवतः 90% आने वाला जीवन भी वो उसी आधार पर जिएगा। और अगर आप उस व्यक्ति के गुजारे हुए समय से संतुष्ट हैं, खुश हैं और आपको भी ऐसी ही लाइफ चाहिए, तो बिल्कुल आप उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो इतिहास रहा है ना, वो उसके भविष्य को तय करता है, निश्चित करता है, निर्धारित करता है। यही राजनीतिक सिद्धांत के साथ भी यही हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत में भी जब उसका जो इतिहास रहा है, क्योंकि जो इतिहास है ना, वो मात्र तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान का भंडार छुपा हुआ रखा हुआ है, जिसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये उसके इतिहास से ही पता चलता है। राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक संदर्भ को कुछ शब्दों में हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का क्या है, अध्यापक होता है, एक टीचर होता है। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास राजनीतिक सिद्धांत को सिखाता है कि तुझे ये नहीं ये करना है। आई बात समझ। अगला है, अतीत की घटनाओं के वर्णन के रूप में इतिहास राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक के साथ साथ उसके प्रयोगशाला का भी काम करता है। इतिहास जो है राजनीतिक सिद्धांत के लिए मार्गदर्शक तो है, एक टीचर तो है ही, मार्गदर्शक भी है, उसको दिशा भी दिखाता है, और साथ ही साथ में अपने आप में एक प्रयोगशाला है, क्योंकि उसमें इतनी घटनाएं संकलित की गई है इतिहास में कि प्रत्येक घटना से वो राजनीतिक सिद्धांत सीख करके अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास आधार प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास क्या करता है, एक आधार देता है, आधार प्रदान करता है, मतलब कि प्रारंभिक सामग्री उसको देता है, जिससे वो अपने महल की, अपनी बिल्डिंग की नींव भर सकता है, फिर उसके ऊपर वो आसानी से अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। तो इस ऐतिहासिक दृष्टि से ही हम किसी राजनीतिक मुद्दे को सही रूप से समझ सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत को यदि इतिहास आधार प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक सिद्धांत को अभी हमने क्या पढ़ा, इतिहास क्या देता है, उसको एक आधार प्रदान करता है, एक मतलब प्रारंभिक सामग्री देता है। तो विज्ञान उसे कार्य पद्धति की एक विशेष विधि देता है। इतिहास से राजनीतिक सिद्धांत को क्या मिलता है, एक आधार मिलता है ना, एक नींव मिलती है, एक आधार मिलता है, एक बेस मिलता है। तो विज्ञान से उसको कार्य करने की विधि मिलती है, एक प्रक्रिया मिलती है, एक तरीका मिलता है, एक नया तरीका मिलता है कि कैसे कार्य करना है, यह विज्ञान बताता है उसको। अतः विज्ञान के बिना राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्यर्थ है। अगर सिद्धांत में विज्ञान नहीं होगा तो वो सिद्धांत ही नहीं होगा, सिद्धांत ही नहीं होगा, वो तो एक मात्र घटना बनकर के रह जाएगी, वो तो सिर्फ एक व्याख्या बनकर के रह जाएगी। यदि सिद्धांत कोई घटना है तो वैज्ञानिक तत्वों के अभाव में वह घटना क्रम केवल एक विश्वास या एक धारणा बनकर रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी भी घटना के साथ विज्ञान नहीं होगा तो वो सिर्फ एक विचार बनकर के रह जाएगा कि यार ऐसा कभी हुआ था, हाँ हुआ होगा। जैसे आज आपकी नानी है ना, आज तो नहीं बल्कि आपके बचपने में जो आपकी नानी दादी ने जो आपको कहानियां सुनाई, जिसके ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं उन कहानियों के, तो वो कहानियां मात्र बनकर के रह जाएगी, जिसे आने वाली जनरेशन में आप अपने पोता पोतियों को कहानियां सुनाओगे। अगर उसके साथ विज्ञान नहीं होगा तो, और विज्ञान होगा तो क्या होगा, सिद्धांत बन जाएगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। समझ पा रहे हैं? और विज्ञान का अर्थ क्या होता है, उसमें विश्लेषण करने की क्षमता हो, उसकी समीक्षा करने की क्षमता हो, तभी तो विज्ञान होता है किसी भी सिद्धांत में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सिद्धांत कोई घटना है, अगर सिद्धांत क्या है, कोई घटना है या किसी घटना पर सिद्धांत बनाया गया है,
तो वैज्ञानिक तत्व अगर उसमें नहीं होंगे तो वो घटना या वो सिद्धांत मात्र एक विश्वास बनकर रह जाता है, दादी और नानी की कहानियों की तरह मात्र एक विश्वास बनकर रह जाता है, एक धारणा मात्र बनकर के रह जाता है। सिद्धांत में विज्ञान उतना ही आवश्यक है, अनिवार्य है, जितना कि वह सिद्धांत को सिद्धांत बना सके। ध्यान देना, क्या कहा जा रहा है, अर्थ अलग है। सिद्धांत में विज्ञान की आवश्यकता भी उतनी ही होती है जितनी कि वो सिद्धांत के लिए आवश्यक हो। फिर से पढ़ना, इसको क्या बोल रहा है, सिद्धांत में विज्ञान उतना ही अनिवार्य है जितना कि वह सिद्धांत को सिद्धांत बना सके। ध्यान देना, अब इसका अर्थ समझा रहा हूं। सिद्धांत में विज्ञान जो है ना, आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत में विज्ञान आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। विज्ञान सिद्धांत में उतना ही हो जिससे वो सिद्धांत बन जाए, जिससे वो विश्वास या धारणा, नानी दादी की कहानियां सिद्धांत बन जाए। बस उतना ही विज्ञान उसमें होना चाहिए, ज्यादा नहीं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं, है ना, परंतु उतनी जितनी आवश्यक हो। ठीक है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता को कुछ शब्दों के साथ में जो है स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिकता जो होती है, व्याख्या, विश्लेषण और समीक्षा का तरीका होती है, तरीका बताती है ना। कोई धारणा है आपकी, कोई विश्वास है, कोई कहानी है, तो उस कहानी की विश्लेषण कीजिए, विज्ञान के आधार पर कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो, उसकी समीक्षा कर सकते हो, है ना। राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दों को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है और स्वाभाविक भी है। कि आप सिद्धांत के मुद्दों को समझना चाहते हैं तो समझ लोगे, तो कैसे होगा दोस्तों, विज्ञान के साथ। वैज्ञानिक पद्धति के बिना राजनीतिक सिद्धांत भाव, आदेश, कल्पना और मान्यताओं का भंडार बनकर रह जाता है। अगर सिद्धांत में वैज्ञानिक पद्धति नहीं है तो उसका भले वो कितने अच्छा सिद्धांत दे दे, वो मात्र एक भावना बनकर रह जाएगा, एक आदेश मात्र या कल्पना मात्र या फिर मान्यता मात्र बनकर रह जाएगी, वो कभी सिद्धांत नहीं बन पाएगा। या राजनीतिक सिद्धांत को जहां इतिहास जैसा मजबूत आधार चाहिए, वहां उसे विज्ञान जैसी तर्कयुक्त पद्धति भी चाहिए, तभी जाकर के वो सिद्धांत अपना अच्छे से कार्य कर पाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, विज्ञान जैसी संपूर्ण शुद्धता, ध्यान देना, आवश्यकता से ज्यादा विज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए सिद्धांत में, तो उसके लिए बिंदु ये है कि विज्ञान जैसी संपूर्ण शुद्धता राजनीतिक सिद्धांत के लिए बेकार है, कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जैसे सामाजिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के उपकरणों से परखा नहीं जा सकता। मतलब ये कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विज्ञान का विषय ना होकर के, बल्कि वो समाज का विषय है। क्या है? समाज का विषय, अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का एक अंश है। तो राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक विज्ञान का एक विषय होने के कारण उसे शुद्ध विज्ञान के उपकरण नहीं चाहिए, है ना। और इन शुद्ध वैज्ञानिक उपकरणों से राजनीतिक सिद्धांत को परखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, बल्कि वो सामाजिक विज्ञान है। कोई भी सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन शास्त्र जैसे शुद्ध विज्ञानों से एकदम अलग होता है। राजनीतिक सिद्धांत तो एक सामाजिक विज्ञान है। जैसे प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक विज्ञान निर्धारित करते हैं, वैसे ही या उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों को सामाजिक विज्ञान नियमित करते हैं। कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करता है, परंतु उस सीमा तक, जिस सीमा तक जो है उसके लिए आवश्यक हो, मात्र उस सीमा तक, या वो अपने बातों को सिद्ध कर पाए, बस उसके लिए। आवश्यकता से ज्यादा विज्ञान की आवश्यकता सिद्धांत में नहीं होती है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन होता है कंप्लीट। कमेंट करते रहिएगा, है ना। मैं सब्सक्राइब वगैरह की नहीं बोलता हूं, नहीं करना है करिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्सक्राइब तब करोगे जब आपको मेरे साथ पढ़ना होगा, और पढ़ोगे तो ही सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्लास छूट जाएगी। और वाकई में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो मेरे साथ में, तो सब्सक्राइब क्यों करोगे? और कर भी लिया तो आप मेरे किस काम के? एक बड़े से दिखने वाले डेटा में, है ना, सोए हुए स्टूडेंट किस काम के रहते हैं? कोई मतलब की नहीं ना। तो इसलिए बाकी सब छोड़िए, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, वो सब आपकी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करता है। आपको लाइक करना करिए, मत करिए, आपको सब्सक्राइब करना करिए, मत करिए, है ना। कमेंट करके इतना बताते जरूर चलिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो, कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई दुविधा हो बताइए मुझे। अगला टॉपिक होगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन, जो कि मैं प्रारंभ में ही आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में।
नए स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर भी छोड़ा हुआ है, और साथ में आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं ना, टेलीग्राम की लिंक भी है दोस्तों। टेलीग्राम पर लोधर क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसको ज्वाइन कर लेंगे आप तो आसानी से जो आपको सभी सेशन मिलना चालू हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लोधर क्लासेस नाम से है। और व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, व्हाट्सएप के यहाँ नंबर भी दिए गए हैं, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे आप ले सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।